ठीक है, तो आज क्या बात है, काफी कम बच्चे हैं। तो ये वाला हमने क्वेश्चन किया था, ठीक है। इस तरह की सिचुएशन कैसे करेंगे सॉल्व, तो एक प्रॉब्लम जल्दी से कर लो सो दैट क्लियर हो जाए कि यू हैव गॉट द कंसेप्ट। मान लो आपको यहाँ पे दिया हुआ है एक कंटेनर, और इस कंटेनर में दो लिक्विड डिफरेंट टाइप के भरे हुए हैं, ठीक है ना। बाय द वे दोनों ही लिक्विड की जो डेप्थ है वो सेम है, डेंसिटी डिफरेंट है। अपर लिक्विड का जो डेंसिटी है, लेट अस टेक रो, और लोअर लिक्विड का जो डेंसिटी है वो 2 टाइम्स रो, ठीक है। ये जो हाइट है लोअर लिक्विड की और अपर लिक्विड की, ये सेम है। सपोज दिस इज H एंड दिस इज ऑल्सो H। बॉटम पर एक ऑरिफिस बनाया है, या इसको साइड में ही बना सकते हैं। तो बताना यह है कि व्हाट इज द स्पीड विद विच लिक्विड विल कम आउट। बताओ जरा, सॉल्व करो। और इसके लिए आपको जरूरत पड़ने वाली है जिस रिलेशन की, वो रिलेशन देखो मैं यहाँ पे दोबारा से लिख देता हूँ। ऐसे करके आ रहा है ना, नीचे वाली लिक्विड को हमने रो 1 कहा था, ध्यान रखना, ठीक है। यूज दिस रिलेशन, लोअर लिक्विड इज लिक्विड 1, अपर लिक्विड 2। तो इस रिलेशन को यूज करके बताओ क्या आएगा वेलोसिटी ऑफ ए फ्लक्स, क्विकली। सर हाँ सर आप नंबर दे रहे थे। हाँ, क्या कह रहे, दोबारा बोलो। सर व्हाट्सएप नंबर दे दीजिए अच्छा, जिस पर। ये 7408 221155। ओके सर, थैंक यू। बताओ। सर √3 √3, देखिए इसमें रो 1 की वैल्यू 2 रो के बराबर पुट कर देनी है, तो H1 H, और रो 2 को आप रो लिखेंगे और रो 1 को 2 रो लिखेंगे। उसके बाद H2 की वैल्यू भी वही है, तो इस तरीके से आ जाता है। क्लियर है? यस सर। तो आप देखेंगे रो से रो कैंसिल होने के बाद अंदर मिलता है 1.5H, मतलब 3/2। तो 3 अल्टीमेटली बचेगा, और दैट विल बी द आंसर। यही आया ना? यस सर। ठीक है, तो वेलोसिटी ऑफ ए फ्लक्स पर बेस्ड इस तरह का सवाल, ठीक है। और इसी पर बेस्ड कुछ प्रॉब्लम और भी होते हैं, तो उसके लिए इस डायग्राम को कॉपी करके हम बात करते हैं। सपोज अगले प्रॉब्लम में होमोजेनियस लिक्विड है, ठीक है ना, और उस होमोजेनियस लिक्विड के रहते हुए सपोज दिस इज केप्ट ऑन हॉरिजॉन्टल सरफेस। ओके, इसमें कुछ दिक्कत हो रही है। फर्स्ट ओके, नाउ इट इज ओके। देखिए ये कोई कंटेनर है, और सपोज ये कंटेनर आपका रखा हुआ है ऑन हॉरिजॉन्टल सरफेस। इसमें एक ऑरिफिस बनाया है इस तरीके से राइट साइड में, और इस ऑरिफिस की जो डेप्थ है फ्रॉम द सरफेस, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है। मान लो H डेप्थ पर आपने ये ऑरिफिस बनाया है, जबकि ये जो हाइट ऑफ द वाटर लेवल है ये आपको दिया हुआ कुछ इस तरह से। ये ग्राउंड लेवल ऐसे ले लो, ओके, और ये कैपिटल H है।
तो इस केस में सबसे पहले अगर हम स्पीड निकालें, वेलोसिटी ऑफ एफ्लक्स निकालें, तो क्या आएगा जरा बताइए। बताओ। देखो, अगर डेप्थ जहां पर ऑरिफिस है वहां पर अगर डेप्थ तक कोई लिक्विड भरा हुआ है, तभी तो रिलेशन आता है। क्या रिलेशन आता है? √2GH। ये एच क्या है? ऑरिफिस के लेवल से टॉप लेवल की हाइट। तो यहाँ पर क्या होगा? ऑरिफिस के लेवल से टॉप लेवल की हाइट, यही तो है। तो यहाँ वी की वैल्यू क्या होगी? √2 हाँ, बस ये हो जाएगा। अब इसके रहते हुए ये जो लिक्विड यहाँ से हॉरिजॉन्टली मूव करके आता है, जब ये फ्री फॉल में मूव करेगा तो इसका पाथ कुछ ऐसा होगा ना। Yes, sir. तो व्हाट विल बी दिस डिस्टेंस एट विच इट विल स्ट्राइक ऑन द ग्राउंड। सपोज ये ग्राउंड लेवल है यहीं पर, इस डिस्टेंस को x कहें, तो x क्या होगा? अब ये प्रोजेक्टाइल मोशन में काइनेमेटिक्स में आप पढ़ चुके हो कुछ, वही यहाँ पर हमें यूज करना है। बताओ। एक्चुअली इसमें निकालना, देखो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी जो है इनिशियल, वो तो चेंज होगा नहीं, बिकॉज जब ये लिक्विड बाहर आ गया तो कोई भी हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन नहीं है। तो आपको याद है प्रोजेक्टाइल मोशन में एक्स कंपोनेंट वेलोसिटी सेम रहता है, यहाँ पर v है वो सेम रहेगा, ठीक। Yes, sir. तो अगर टाइम यहां से यहां तक आने का टाइम अगर t है, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी? t मल्टीप्लाइड बाई v। बोलो। Yes, sir. और t कैसे निकलता है, कुछ याद है? किसी टावर की अगर हाइट आपको दी हुई हो और टावर के टॉप पॉइंट से किसी भी स्पीड से हॉरिजॉन्टली फेंक दें, तो ग्राउंड तक आने में जो टाइम लगाता है पार्टिकल, वो टाइम कि क्या होता है, किस पर डिपेंड करता है? इसी हाइट पर डिपेंड करता है ना। बोलो। हाँ सर। अगर ये हाइट को y से करें सो, तो टाइम टू कम डाउन अंडर रूट में 2y/g कुछ आता ना ऐसे, याद आया? हाँ सर। तो यहां पर t की वैल्यू क्या हो जाएगी इस वाले केस में? सर रूट कैपिटल H माइनस स्मॉल h बाई जी। हाँ, एक्चुअली जो हाइट है ग्राउंड लेवल से, यहां पर हाइट है h माइनस स्मॉल h, इसमें 2 से कर दो मल्टीप्लाई अपॉन में g, ये टाइम लगेगा। तो v की वैल्यू ये और t की वैल्यू ये यहां पर पुट कर दो, तो आपको यहां पर क्या मिलने वाला है? अंडर रूट में इतना और फिर से अंडर रूट में इतना, ये पूरा अंडर रूट में होगा ना। यस सर। तो पूरा का पूरा अगर अंडर रूट में है तो इसको ऐसे करके लिख लें, तो भीतर भीतर g और g कैंसिल हो जाता है, 2 बाहर निकल आएगा और अंदर मिलेगा h और कैपिटल H माइनस h। इसे कह सकते हो हॉरिजॉन्टल रेंज, एम आई राइट? यस सर। ये आ गया। तो इस रेंज की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी, अगर ये आपसे पूछा जाए तो क्या आंसर होगा जरा बताओ। कैपिटल H गिवन है। मैं ये कह रहा हूं कि अगर ऑरिफिस की पोजीशन को आप चेंज करें, ऊपर नीचे कर सकते हो, यू आर अलाउड। तो स्मॉल h की वैल्यू कुछ ऐसे एडजस्ट करो कि रेंज मैक्सिमम हो जाए, x की वैल्यू मैक्सिमम हो जाए। तो इसको देख के बताइए क्या होगा। स्क्वायर रूट में जो क्वांटिटी आ रही, यही तो क्वांटिटी है ना। जब ये मैक्सिमम हो जाएगी ये वाली क्वांटिटी, तभी तो x मैक्सिमम होगा, बताइए। यस सर। तो इसको z से अगर नोट कर लो तो आपको ये रिलेशन मिलता है। उसके बाद में मैक्सिमम मिनिमा की कॉन्सेप्ट अप्लाई करने के लिए dz/dh निकालो।
और जो भी निकलेगा उसको 0 पुट कर दो। तो ऐसा करने पर क्या मिलेगा? यही तो मिलेगा डिफरेंशिएशन h के रिस्पेक्ट में। कैपिटल H तो कांस्टेंट है, h वेरिएबल है छोटा वाला। यही तो आएगा, बताओ। ये बात समझ में आ रही है ना? हाँ सर। तो ये जब 0 पुट करते हो तो यहां से स्मॉल h की वैल्यू जो मिलती है कैपिटल H की हाफ हो जाती है, और इस वैल्यू पर ये दोबारा से करोगे डिफरेंशिएशन तो वो नेगेटिव आएगा, मतलब रेंज इस पर मैक्सिमम होती है। तो आप ध्यान रखो, इसमें स्मॉल h की जगह पुट कर दो ये वैल्यू, तो क्या आएगा? स्मॉल h की वैल्यू कितनी पुट करनी है? h/2, ब्रैकेट में भी h/2 हो जाएगा। तो क्या आंसर आएगा? 2 इंटू h/2 निकलेगा ना बाहर। यस सर। तो x की जो मैक्सिमम वैल्यू है वो उसी h के बराबर हो जाती है जिस हाइट तक ग्राउंड से, है ना, अगर नापें जिस हाइट तक पानी भरा हुआ है या कोई भी लिक्विड भरा हुआ है, तो x की मैक्सिमम वैल्यू इसके बराबर हो जाएगी। और कब होगी? जब ऑरिफिस बिल्कुल मिडिल में होगा। ये बात समझ में आ रही ना? हाँ सर। ये तब होगा जब आपका ऑरिफिस मिडिल में होगा, है ना, इस तरह से, समथिंग लाइक दैट। तो ऊपर से भी हाइट उतनी ही है जितनी नीचे से है ना। ये दोनों एच एच होंगे, तो रेंज हो जाती है मैक्सिमम। इसको अगर आप कोरिलेट करो तो यहां से कर सकते हो। याद करो कि ग्राउंड लेवल अगर यहाँ पर ले लें और किसी पार्टिकल को आप यू स्पीड से फेंकते हो, है ना, किसी एंगल थीटा पर, तो रेंज मैक्सिमम कब होती है और कितनी होती है? कुछ याद है? इन प्रोजेक्टाइल मोशन। 45 डिग्री। हाँ जी, यहाँ पर रेंज की मैक्सिमम वैल्यू तब आती है जब थीटा होता है 45 डिग्री। इसका मतलब ये जो वेलोसिटी वेक्टर है u इधर से भी 45 डिग्री पर है और y एक्सिस के साथ भी 45 पर है ना? हाँ सर। तो मिडिल में है, वेलोसिटी वेक्टर मिडिल में है x और y एक्सिस के। तो इसी तरह से याद रखना, ये ओरिफिस ग्राउंड और टॉप के मिडिल में आता है, तो उस समय रेंज हो जाती है मैक्सिमम, ठीक है, और जिसकी वैल्यू इसी के बराबर होती है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। जनरल वे में तो ऐसे ऐसे आ गया है, बट मैक्सिमम वैल्यू ये आती है। और ये भी ध्यान रखना, जब क्या होगा, h की वैल्यू क्या हो जाएगी? कैपिटल H/2, ये भी ध्यान रखना है। सॉरी, यहाँ पर जो एंगल होता है वो 45 कैसे आता है? 90/2 करके, यहाँ पर कैपिटल H/2 करके, ठीक। एक और सवाल करोगे, जल्दी से बताइए। यस सर। जस्ट वन मोर प्रॉब्लम। क्वेश्चन इस बार ये है कि ग्राउंड लेवल अब की बार यहाँ नहीं है, ग्राउंड यहाँ पर है। सपोज ग्राउंड लेवल यहाँ पे है, ठीक है, और आपका जो ये बॉडी है ना, इसको आपने किसी स्टूल पे मान लो रख दिया। ये कोई टेबल या स्टूल ऐसे करके है, ऐसे दिखा दिया, और जहां तक लिक्विड भरा हुआ है वो वाली हाइट इसमें दिख रही है, ये है। और आप ये जो स्टूल आपने रखा है उसकी हाइट भी दिख रही है। अब आपको बताना है, मान लो ये है 3 मीटर और ये है 1 मीटर, तो मैक्सिमम रेंज कितनी होगी ये बताना है। क्वेश्चन क्लियर है? व्हाट विल बी द मैक्सिमम रेंज ऑफ द वाटर जेट या लिक्विड जेट? डिस्टेंस नापनी है यहां से यहां तक की, इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी इन दिस क्वेश्चन? बताओ जल्दी से।
1 मिनट लो और बताओ फिर। देखो इसको डायरेक्ट मैं बताता हूँ, इसमें ऐसे करते हैं, आपको ज्यादा इस पे ध्यान नहीं सोचना है, इतना ध्यान रखना है केवल कि जो आपका टॉप लेवल और ग्राउंड लेवल, इनके बीच में कितनी डिस्टेंस है, उसको कैपिटल एच मान लो और वही रेंज हो जाएगी। इसको अगर मैं कैपिटल एच मान लेता हूं तो अगेन एक्स मैक्स की वैल्यू वही कैपिटल एच आ जाएगी। और कब होगी, जब ओरिफिस मिडिल में आएगा, समझे ना। ओरिफिस जहां पर है वो वाला ऊपर से और नीचे से सेम डिस्टेंस पर होगा, मतलब ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस बराबर हो जाएंगे। नेचुरली ये भी h/2 हो जाएगी, ये भी h/2 हो जाएगी। तो सवाल पूछा जाए कि स्मॉल h इस डायग्राम में कितना होगा जब रेंज मैक्सिमम होगी, बताओ। x की मैक्सिमम वैल्यू तो आ जाएगी 3 + 1 करके 4 मीटर। तो ओरिफिस ग्राउंड और टॉप लेवल ऑफ वाटर के मिडिल में है, इसलिए h की वैल्यू 2 मीटर हो जाएगी ना, बताओ। टोटल h यहाँ 4 है ना। हाँ सर। हाँ बोलिए। लेकिन सर आपने पता कैसे किया कि सर जो ओरिफाइस का पॉइंट है वो h/2 हाइट से है सर? हाँ क्या कह रहे, दोबारा से बोलिए। सर जो ओरिफाइस का पॉइंट है ना सर, वो आपने कैसे पता करा कि वो h/2 पॉइंट डिस्टेंस पे है सर? पहले भी ये तो था, ग्राउंड लेवल जहां पर है और टॉप लेवल इनके मिडिल में आता है वो वाला पॉइंट, यहाँ भी तो यही लिया था इस वाले में, ग्राउंड लेवल और टॉप लेवल। अब बीच में इतने हिस्से में स्टूल रख दो, क्या फर्क पड़ता है यहाँ पे कहीं पे, बोलो, उससे कोई फर्क पड़ेगा, जी सर। है ना। यहाँ पर इसके ऊपर इससे पता चलेगा स्पीड, और यहाँ डिस्टेंस होगी उससे टाइम पता चलता है, ठीक है। ओके जैसे सर। यहाँ पर किया, अगर उसी तरह से यहाँ पर भी करोगे तो यही आएगा। तो ध्यान क्या रखना है, टॉप लेवल ऑफ लिक्विड एंड ग्राउंड लेवल, उनके मिडिल में ओरिफिस चाहिए है मैक्सिमम रेंज के लिए, ठीक है। और मैक्सिमम रेंज कितनी, यही हो जाएगी इसकी बराबर, ठीक। चलें आगे। यस यस सर। ठीक है, तो एक चलो एक वन मोर प्रॉब्लम जल्दी से और करते हैं, इस पर भी इस क्वेश्चन कई बार आ जाते हैं, काफी इंपॉर्टेंट है ये, इसलिए इस पर एक सवाल और करो कि मान लीजिए ये ओरिफिस आपने बनाया है, ठीक है, और इसमें लिक्विड भरा हुआ है किसी हाइट तक, वो हाइट दोबारा से मैं कैपिटल एच से यहीं पर नोट कर लेता हूँ। ये जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है ओरिफिस का, यहाँ पर इस एरिया की मैं बात कर रहा हूं, मैं तो इसको मिटा दूं पहले। ये जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है ये वाला बहुत कम होता है, जितना भी है दिखा देते हैं, और वेलोसिटी। तो इस एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को अगर मैं ए नॉट से करूं डिनोट, और टोटल एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है ना, टॉप पर क्या है, वो तो क्या होगा बताइए, वो तो ए है। तो ये जो हम डिस्कस कर रहे हैं इस केस के लिए कर रहे हैं डिस्कस, दैट एरिया इज मच मोर देन ए नॉट, इस केस के लिए, ठीक है। तो बताओ किस रेट से यहां से लिक्विड बाहर आ रहा है, स्पीड तो पता है, कंटिन्यूटी इक्वेशन के अकॉर्डिंग रेट ऑफ फ्लो ऑफ वॉल्यूम क्या आता है, एरिया मल्टीप्लाइड बाई स्पीड, कुछ ध्यान है। यस सर। सर वो आप दोबारा बताएंगे सर, वो नेटवर्क प्रॉब्लम वो सुनाई नहीं थी। कंटिन्यूटी इक्वेशन के अकॉर्डिंग रेट ऑफ फ्लो ऑफ वॉल्यूम एरिया इंटू वेलोसिटी आता है, ये हम पीछे डिस्कस किए थे, उसके बाद बर्नौली इक्वेशन पर आए थे, याद है कि नहीं। हाँ सर। तो रेट ऑफ फ्लो ऑफ वॉल्यूम यहाँ पर कितना होगा अगर एरिया ए नॉट है, ये तो लिखोगे। यस सर। इसमें अगर डेंसिटी से मल्टीप्लाई कर लो
तो ये हो जाएगा रेट ऑफ फ्लो ऑफ मास फ्लो रेट पर यूनिट टाइम। ठीक है ना? यस सर। हाँ, और ये रॉकेट के तरीके से इसको अगर ट्रीट करें, आपको याद आ जाएगा कि मान लो कोई रॉकेट की बॉडी कुछ इस तरह से है, ऐसे करके, और इधर इसमें मान लीजिए गैसें निकल रही हैं, एग्जॉस्ट गैसेस आर कमिंग आउट इन दिस डायरेक्शन, और स्पीड ऑफ एग्जॉस्ट गैसेस b है। तो इस केस में रॉकेट पर एक फोर्स लगा करता है फॉरवर्ड डायरेक्शन में, याद है, ड्यू टू आउटकमिंग गैसेस। इस फोर्स की वैल्यू क्या आती है? v, जिस रेट से गैसें निकल रही विद रेस्पेक्ट टू रॉकेट बॉडी, मल्टीप्लाइड बाई dm ओवर dt। कुछ याद आया? हाँ सर। तो इसी कंसेप्ट से यहां भी तो लिक्विड जेट निकल रहा है ना? तो ये आउट गोइंग लिक्विड जेट विल अप्लाई फोर्स ऑन द कंटेनर इन विच डायरेक्शन? इन दिस डायरेक्शन। बोलो यस और नो? यस सर। तो ये वाला जो फोर्स है कितना हो जाएगा? यही बताना चाह रहा था, वी नॉट मतलब ए नॉट इंटू वी इंटू रो, और v की वैल्यू पता है। नहीं, ये फोर्स जब निकालोगे तो इसमें dm अपॉन dt तो निकाल लिया, इसमें v से और करेंगे मल्टीप्लाई, dm अपॉन dt ये है ना, इसमें v से और कर दिया मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा? ये a नॉट इंटू रो इंटू वी का स्क्वायर। ठीक है, जिसको लिख लेना a नॉट इंटू रो इंटू 2gh। बोलो यस सर। तो इस तरीके से इसको और याद रखना, ये कांस्टेंट इंटू एच आ रहा है। तो ये जो लिक्विड जेट निकल रहा है कंटेनर पे, ऐसे फोर्स लगाता है। अब इस पर भी देखो सवाल बहुत सारे बन सकते हैं, जैसे मान लो आपका जो कंटेनर है रखा हुआ है ग्राउंड पर, और ये कंडीशन दी है वाटर बाहर आ रहा है, लेकिन ये रुका हुआ है, तो आपसे पूछ लेंगे कि व्हाट इज द फ्रिक्शन एक्टिंग ऑन द कंटेनर। बताओ, अगर हम मान लेते हैं जो लिक्विड है, मान लो वाटर है, वाटर और कंटेनर कुल मिला के मास कैपिटल M हो, तो व्हाट इज द फ्रिक्शन एक्टिंग ऑन द बॉटम ऑफ द कंटेनर बाय ग्राउंड? क्या होगा अगर ये रुका हुआ है तो? बोलो बोलो। सर वो इक्वल टू एफ होगा। हाँ, अगर ये रुका हुआ है तो फ्रिक्शन बिल्कुल अपोजिट डायरेक्शन में उतना ही लग रहा होगा, तभी तो रुका रह पाएगा। तो फ्रिक्शन की वैल्यू इसी कैपिटल F के बराबर होगी, और जिसको क्या लिख लेंगे? ये वैल्यू दी है 2a नॉट रो g इंटू h। ठीक है? यस सर। पूछ सकते हैं व्हाट विल बी इनिशियल एक्सेलरेशन? तो इसी, अच्छा वो तब पूछेंगे कि अगर फ्रिक्शन 0 है, यहां पर फ्रिक्शन 0 है, तो ड्यू टू दिस फोर्स ये कंटेनर इधर मूव करना शुरू कर देगा। बोलो, तो कितना एक्सेलरेशन आएगा? यही आएगा ना इनिशियल एक्सेलरेशन? यस सर। हाँ, तो इसमें 2a नॉट रो जी इंटू एच डिवाइड बाई कैपिटल M करके इनिशियल एक्सेलरेशन भी निकाल सकते हो। इस तरह के सवाल आ जाते हैं। ठीक है, यहां तक क्लियर? हाँ सर। वन मोर प्रॉब्लम इसी पर बेस्ड और कर ली, कि कंटेनर फिर से मैं उसी तरह का बना रहा हूं इस बार, और लाइक दिस। इसमें है क्या कि लिक्विड यहां तक भरा हुआ है, और इसमें दो ऑरिफिस हैं। एक ऑरिफिस तो इधर बनाया है, बिल्कुल आइडेंटिकल होल या ऑरिफिस एक यहां पर बनाया है। ठीक है, और दोनों ऑरिफिस की जो लेवल हैं, उन लेवल्स में जो डिफरेंस है वो दिया हुआ है, मान लो वो h है। ठीक है ना?
ये दिया हुआ है। दोनों ही ऑरिफिस के एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बराबर है। लिक्विड का डेंसिटी रो है, ये भी लिक्विड बना हुआ है। ठीक है, तो बताना है कि व्हाट विल बी द नेट फोर्स ऑन दिस कंटेनर ड्यू टू द लिक्विड जेट, जो दोनों तरफ से निकलेगा, नेट फोर्स क्या होगा? बताओ। सर यहाँ पर 0 आएगा। क्वेश्चन क्लियर है? यस सर। मान लो दिस इज ऑरिफिस 1, दिस इज ऑरिफिस 2। आप ट्राई करेंगे 1 मिनट, उसके बाद फिर बात करें। ऊपर वाले ऑरिफिस के रहने से फोर्स किधर लगेगा? कैन यू गेस? इधर लगेगा ना? राइट साइड। हाँ, क्योंकि लिक्विड लेफ्ट में गिर रहा है, और ड्यू टू द ऑरिफिस विच इज सेकेंड वन, फोर्स विल बी इन दिस साइड। कौन सा फोर्स ज्यादा होगा? अगर मैं इस फोर्स को डिनोट कर लूं F1 से और इसको F2 से, बताओ। सर F2 ज्यादा होगा कैसे पता चला? सर, क्योंकि वो हाइट ज्यादा है, डेप्थ। हाँ, डेप्थ ज्यादा है, तो इसलिए वेलोसिटी ऑफ एफ्लक्स यहाँ वाला v1, यहाँ वाला v2, तो v2 ज्यादा होगा। तो सीधा आपको ये रिलेशन यूज करना है, ये वाला। तो जब आप F1 को लिखोगे तो उसके लिए ऊपर से यहाँ तक की डेप्थ H1, और ये वाला निकालोगे सेकेंड ऑरिफिस का फोर्स, तो ऊपर से ही डेप्थ H2 लेके F1 करोगे, है ना, और F2 करोगे, क्या क्या आएंगे? यहाँ पर H1 हो जाएगा, F2 निकालते समय H2 हो जाएगा। और तो सब चीजें कॉमन है, बताओ। हाँ सर। तो नेट फोर्स को क्या लिखोगे फिर? H1 plus बोलो। सर वो 2a0 रो ACS। हाँ, 2a0 रोजी H1 Yes। और H2, ठीक है। हाँ सर। तो आप जब ऐसा करेंगे तो कुछ कॉमन फैक्टर आएगा, ये फैक्टर तो कॉमन हो जाएगा ना, बोलो। तो आपको क्या मिलेगा? H2 माइनस H1। बट व्हाट इज H2 माइनस H1 इन अवर प्रॉब्लम? H। हाँ, यही H दिया हुआ है, तो यही हो जाता है नेट फोर्स। आपको जरूर इसी की जरूरत पड़ेगी केवल। तो ये भी सवाल कभी कभी आता है, AITS में इस तरह के सवाल आ जाते हैं कभी कभी, है ना। ठीक हाँ है, सर। चलिए, तो ये देखो हमने वेलोसिटी ऑफ एफ्लक्स पर बेस बहुत सारे कुछ क्वेश्चंस किए हैं। और अब कुछ और एप्लीकेशन उनकी बात करते हैं बर्नौली के इक्वेशन की। सेकेंड एप्लीकेशन को लेके कुछ क्वेश्चंस करेंगे डायरेक्ट। क्वेश्चन ये है इस बार कि सपोज एक ट्यूब है यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन एरिया की, ठीक है, ऐसे करके यूनिफॉर्म एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है ट्यूब का, ध्यान रखिएगा। इसको मैं कुछ ऐसे बना रहा हूं,
ठीक है। और अब यहाँ पर ऐसे मैंने स्मूथली ज्वाइन कर दिया। तो अपर लेवल जो है और लोअर लेवल है, दोनों में कुछ हाइट में अंतर इसमें दिया हुआ है, ठीक है ना। मतलब नीचे आने पर इसका लेवल कितना नीचे आ जाता है, एच अमाउंट से। तो इसमें ये दिया है कि यहाँ पर जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है ये वाला, और यहाँ पर जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है ये वाला, दोनों बराबर है, तभी तो यूनिफॉर्म होगा ना। यहाँ पर भी एरिया ए है, यहाँ पर भी एरिया ए है। तो ये क्रॉस सेक्शन ऊपर वाला 1 और नीचे वाला 2। वेलोसिटीज जो हैं उनको मैं मार्क कर रहा हूं ऐसे, यहाँ पर वेलोसिटी v1, यहाँ वेलोसिटी v2। इसके अलावा पॉइंट जो 1 है वहां पर प्रेशर मान लो है P1 अंदर, और जहां एरिया सेकंड ले रहे हैं वहां प्रेशर है P2। तो इनको लेके आपको बताना है कि पहले तो V1 और V2 में रिलेशन बताओ कौन सा सही होगा। 3 ऑप्शन मान लो दिए हैं आपको ऐसे करके, एक में कह दिया दोनों बराबर, एक में इस तरह से कह दिया, एक में ऐसे, एक में नन ऑफ दिस। ठीक है, पूरा भरा हुआ पाइप, मान लो वाटर मूव कर रहा है इसमें, यहाँ वर्टिकली नीचे गिर के और फिर इधर जा रहा है। सर V2 भी ज्यादा होगा V1। कौन सा बता रहे? सर ऑप्शन 3। थर्ड ऑप्शन आपको लग रहा है कि V1 इज लेस। और किसी को कुछ डिफरेंट लग रहा हो तो आप बता सकते हो। तो इसमें आंसर होगा फर्स्ट। ठीक है, क्यों आंसर फर्स्ट होगा? क्योंकि कंटिन्यूटी इक्वेशन के अकॉर्डिंग वॉल्यूम फ्लो रेट V1 A1 और दूसरी जगह V2 A2 ऐसे ही तो लिखोगे, बताओ। हाँ सर। तो अगर इसमें एरिया दोनों बराबर हैं तो वो तो कैंसिल हो जाएंगे, A1 A2 का सेम है। तो जब ये कैंसिल हो जाएंगे तो आप V1 और V2 के बीच में क्या रिलेशन रह जाएगा? ठीक है, कोई डाउट है किसी को? सर अगर प्रेशर के बारे में पूछे तो P2 ज्यादा बड़ा होगा ना? हाँ, अब ऑप्शंस हम लेते हैं प्रेशर के बारे में। मान लो पहला पार्ट क्वेश्चन का इसको कह लो, सेकंड पार्ट में वी विल टॉक अबाउट, इसमें पूछा जाए करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा। तो एक तरफ प्रेशर P1 और दूसरी तरफ प्रेशर P2, तो इनको लेके एक ऑप्शन यहाँ पे दिखा दिया, दूसरा यहाँ पे दिखा देते हैं, और तीसरा ऐसे दिखा देते हैं। 1 2 3 और फोर्थ ऑप्शन में फिर से नन ऑफ दिस ऐसे बोल दिया गया। तो प्रेशर्स के बारे में सही रिलेशन चूज करो, एक ये वाला, एक ये वाला, एक ये वाला। It is about pressures. I can give you hint. Now it will be Bernoulli's theorem that will come into picture. सर ऑप्शन 2 सही होगा। 2 सही होगा। कैसे? अगर पॉइंट 1 पर अगर लिखें बर्नौली के इक्वेशन को तो P1 हाफ रो V1 स्क्वायर, और ग्राउंड लेवल को ऐसा ले लो। चलो अगर हम ग्राउंड लेवल को यहां ले लें तो पॉइंट नंबर 1 के लिए पोटेंशियल एनर्जी को लिखेंगे रो GH, ये तो पॉइंट 1 के लिए हो जाएगा। और यही टर्म जब आप लिखोगे पॉइंट नंबर 2 के लिए तो क्या क्या आएंगे बताओ? प्रेशर तो P2 होगा, वेलोसिटी हाफ रो V2 स्क्वायर आएगी,
और रो जी एच हो जाएगा 0 के ग्राउंड लेवल पर ही पॉइंट है, बोलो। हाँ सर। इसमें ये टर्म भी कट जाएगा क्योंकि वेलोसिटी बराबर है ना। यस सर। तो फिर जो बचेगा यही तो बचेगा। तो यहां से पता चल गया P1 इज लेस देन P2 ना। यस और नो। यस सर। और मोर ओवर उनका डिफरेंस भी अगर पूछा जाए तो नॉर्मली कम ही पूछते हैं, तो ये डिफरेंस यही तो होगा, ये होगा। सो बी केयरफुल। यहाँ पर पूरा भरा हुआ पाइप है ना, चल रहा है, लिक्विड इज फ्लोइंग, पाइप इज कंप्लीटली फिल्ड। यहाँ पर फ्री फॉल वाला केस नहीं हो पाता है कि एच हाइट से गिरा है तो स्पीड बढ़ जाएगी, बिकॉज प्रेशर यहाँ पर वेरी कर जाता है। लेकिन अगर केस इस तरह का हो, जैसे इमेजिन करो दिस इज टैप ऑफ वाटर, यहाँ वाटर टैप है, यहाँ पर इस तरीके से इसमें कुछ लगा रखा है टैप को ओपन या वैसे करने के लिए, ऐसे दिखाई देता हूँ, ठीक है। यहाँ पर ये टैप है, इसको बंद और स्टार्ट करने के लिए ऊपर ये ऐसे लगा दिया, बार बार ये बिगड़ जाता है तो मैं इसको ऐसे दिखाता हूँ। और यहाँ पर ये ऐसे करके वाटर यहाँ से निकलता है, ठीक है, इट फॉल्स वर्टिकली। तो ये वर्टिकली गिरता है तो यहाँ पर कुछ इस तरह की सिचुएशन हुआ करती है। आर यू गेटिंग? कभी अगर आपने ध्यान दिया हो, व्हेन वाटर कम्स आउट इट्स वेलोसिटी increases and therefore cross sectional area of the water jet decreases, ठीक है। यस सर। ऐसा क्यों यहाँ पर हो रहा है? क्योंकि यहाँ पर क्रॉस सेक्शन 1 और यहाँ क्रॉस सेक्शन 2, इन पर देखेंगे तो ये इट इज जस्ट आउटसाइड, तो यहाँ पर भी प्रेशर एटमॉस्फेरिक है और यहाँ पर भी प्रेशर एटमॉस्फेरिक है। इस वजह से बर्नौली के इक्वेशन में P1 P2 तो कट जाएगा और फिर जो बचेगा वो हाफ रो V1 स्क्वायर है ना, यही तो आएगा, बताओ। अगर ग्राउंड लेवल को यहां ले लो तो पॉइंट नंबर 1 की हाइट को भी अगर मैं यहां पर दिखा दूं तो पॉइंट नंबर 1 के लिए प्रेशर को P0 हाफ रो और रो जी एच, और पॉइंट नंबर 2 पर जब आओगे तो प्रेशर वहां पर भी P0 और स्पीड हो गई V2 और पोटेंशियल एनर्जी 0। बोला क्लियर? तो यहाँ P0 कैंसिल होने की वजह से बाद में जो बचता है रो से भी डिवाइड कर लो तो आपको ये रिलेशन मिलता है, 2 से मल्टीप्लाई रो से डिवाइड करो। तो फ्रॉम हियर स्क्वायर ऑफ वेलोसिटी एट द लोअर पॉइंट इज इक्वल टू V1 स्क्वायर प्लस 2gh। यहाँ पर वैसा केस हो रहा है जो किसी पार्टिकल की वेलोसिटी अगर आप स्टार्टिंग में दी हुई है ना, मान लो u, और h हाइट गिरने पर इसकी वेलोसिटी हो जाती है v, तो v को निकाल लेते ना ऐसा करके ना। मोशन अंडर ग्रेविटी में अगर h हाइट से गिरेगा तो ये इसका स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2gh होता ना, बोलो। सर यहाँ पर इक्वेशन कंटिन्यूटी से नहीं होगा सर, एरिया तो सर सेकंड में कम है। कंटिन्यूटी इक्वेशन भी तो आएगा, अभी तो मैंने बर्नौली इक्वेशन लगाया। अब कंटिन्यूटी इक्वेशन लगाओगे तो रेट ऑफ फ्लो यहाँ पर लिखोगे V1A1 और यहाँ पर रेट ऑफ फ्लो को क्या लिखोगे V2A2। जब ये दोनों को इक्वेट करोगे दिस इक्वल टू दिस, तो यहाँ पर आपको पता ही चल ही गया है, यहां से आप देख पा रहे हैं कि V2 ज्यादा है, बोलो।
तो V2 जब ज्यादा होगा तो यहाँ A1 A2 के बारे में क्या लिख पाओगे बताओ? अरे बोल नहीं रहे हो आप। Sir, A1 is better than A2. हाँ, क्योंकि A1/A2 रेशियो भी अगर यहाँ पर निकालो तो आप ऐसे ही तो लिखोगे, A1/A2 को लिखोगे V2/V1, और V2/V1 is more than 1. It means area A1 is more than A2. तो नीचे आने पर एरिया कम होता जाता है अकॉर्डिंग टू कंटिन्यूटी इक्वेशन, क्योंकि स्पीड बढ़ रही है, तभी तो बराबर हो पाएंगे ये दोनों। बताओ ठीक है यहाँ तक? Yes, sir. तो जब प्रेशर हर जगह सेम होता है तो वहां पर मोशन अंडर ग्रेविटी वाला केस लग जाता है। अब इस पर बेस्ड न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी आ सकता है। जैसे मान लो यहाँ पर वेलोसिटी की वैल्यू आपको दी हुई है, सपोज दिस वैल्यू इज कितना ले लें, 4 है ना, मीटर पर सेकेंड, और यहाँ पर आके जो वैल्यू हो गई बढ़ के 5 हो गई। यहाँ पर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए नॉट आपको सपोज दिया हुआ है, ठीक है, सपोज इसको ले लेते हैं कितना ले लें, 20 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो A2 जो वाटर जेट है उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन यहाँ पर कितना हो जाएगा, अगर ये चीजें दे दी जाए तो A2 कितना हो जाएगा, 16 सेंटीमीटर स्क्वायर। यही से निकालोगे ना, ठीक है ना, बोलो। हाँ सर। Yes, sir. A2 इंटू V2 बराबर A1 इंटू V1। यहां से A2 की वैल्यू आप निकालेंगे तो 20 इंटू 4/5, आंसर क्या आ गया, 16 सेंटीमीटर का स्क्वायर। इधर क्लियर? Yes, sir. अच्छा, इतना अगर दे दिया है वेलोसिटीज तो आपको हाइट पूछ सकते हैं कि ऊपर वाला क्रॉस सेक्शन और ये वाला क्रॉस सेक्शन लिया है लिक्विड जेट का, उनके बीच में हाइट में कितना अंतर है, h निकाल लेंगे ना, कहां से निकलेगा बोलो? Sir, वो V2 square equal to V1 square plus 2GH. हाँ जी, यहां से निकल आएगा, ठीक है, ये होता है। एक और एप्लीकेशन करंट डिस्कस। Yes, sir. यस सर। देखो मान लो एक एयर फॉयल की बात करेंगे यहां पर। एयर फॉयल क्या होता है अभी आपको समझ में आ जाएगा। इमेजिन करो कि दिस इज द बेस, है ना, और एयरप्लेन को मैं बनाने की यहां पर कोशिश कर रहा हूं। एग्जैक्ट डिजाइन तो वैसा नहीं बन पाएगा जैसा होता है, लेकिन कुछ हद तक आप समझ पाएंगे। ये ऐसे बना लिया, ठीक है ना, और उधर का कुछ हिस्सा भी होगा उधर ऐसे करके, टेल ऐसे, और ये एयरप्लेन इधर जा रहा है। इसमें इस साइड में जो एयरप्लेन का जो विंग है वो कुछ ऐसा है, और उधर उस साइड में एयरप्लेन का जो विंग है वो कुछ ऐसा है, और एयरप्लेन इज मूविंग इन दिस डायरेक्शन विथ सम स्पीड, ठीक है ना। डायग्राम क्लियर है मैं क्या दिखा रहा हूं? हाँ सर। तो यहां पे अगर हम कट कर दें इस विंग को, यहां कट करो तो क्रॉस सेक्शन कैसा दिखेगा यहां पर, कोई बताएगा? यहां कट करने पर जो क्रॉस सेक्शन आपको नजर आएगा वो कुछ ऐसा होता है, समथिंग लाइक दैट, कुछ ऐसा होता है, समझे ना? Yes, sir. तो यहां अगर एयरक्राफ्ट तो इधर मूव कर रहा है, लेकिन एयरक्राफ्ट को अगर रेस्ट में मान लो, है ना, या यूं कहिए कि कोई ऑब्जर्वर एयरक्राफ्ट की बॉडी पर बैठ जाए तो वो खुद एयरक्राफ्ट को रुका हुआ देखेगा, लेकिन विंड जरूर मूव कर रही होगी इधर,
बोलो, इधर मूव कर रही होगी ना विंड, बताओ जरा। यस सर। हाँ जी, ऐसे करके। तो ये जो विंड है इसके इस लीडिंग एज पर टकराती है, तो कुछ हिस्सा इसके ऊपर से निकलता है ऐसे करके, कुछ नीचे से निकल जाता है ना। और इस विंड की स्पीड हर जगह v है। तो इसी को जरा और समझ लो। यहाँ इसको रेड कलर का एरिया है, मैं थोड़ा बड़ा करके यहाँ पे दिखा रहा हूँ। नीचे वाला हिस्सा ऑलमोस्ट इस तरह से है और ऊपर वाला कुछ इस तरह से है, ठीक है। तो इधर जो एयर आ रही है इस साइड से मूव करती हुई, ये कैसे चलेगी, क्या सिचुएशन बनेगी बताओ। यह सिचुएशन कुछ ऐसी बनेगी कि नीचे वाली जो लेयर है ऑलमोस्ट सीधी चली जाएगी, और ये वाली लेयर है कुछ ऐसे मूव करेगी और इसके साइड में मूव करते हुई फिर यहाँ पहुंचेगी। आर गेटिंग? और ये वाली भी थोड़ी सी ऊपर मूव करके तब यहाँ पर पहुंचेगी, जबकि नीचे वाली सीधी निकल जाएगी। तो अगर हम स्पीड की बात करें तो यहाँ पर साथ साथ ये एयर है और यहाँ पर भी साथ ही पहुंचना है, लेकिन नीचे का पाथ छोटा है, स्ट्रेट है, और ऊपर का पाथ थोड़ा सा बड़ा है। तो अगर यहाँ पर 2 पॉइंट ले लें, एक पॉइंट यहाँ पर है, एक पॉइंट यहाँ पर है, पॉइंट 1 और पॉइंट 2, स्पीड कहाँ ज्यादा होगी, एयर की स्पीड, हवा की स्पीड। पॉइंट 1 पे ज्यादा होगी, साफ साफ दिख रहा है, ठीक है। और ग्राउंड लेवल से पॉइंट 1 और पॉइंट 2 की हाइट अगर देखें तो किसकी ज्यादा है, पॉइंट 1 की हाइट ज्यादा है। अब जरा ये देखो, इन दोनों पॉइंटों के बीच में कितना गैप होगा, ये भी बता दो एक बार मुझे। ये जो पॉइंट 1 और पॉइंट 2 लिए हैं, इनके बीच में जो वर्टिकल गैप कितना होता है, एयरक्राफ्ट का जो विंग है उसकी मोटाई बोलो। हाँ सर। उसी के बराबर तो होगा। तो मोटाई कितनी हो सकती है बताओ, गैस करो, देखो मैक्सिमम कितनी बोलोगे, इस मोटाई बी को मैक्सिमम कितना बोलोगे, आधा मीटर या उससे भी ज्यादा। अरे भाई, ये वाली विंग का ये वाला डायमेंशन तो हो सकता है इवन 10-15 मीटर, 20-25 मीटर भी हो सकता है, 20 मीटर भी हो जाएगा। और ये वाली जो विड्थ है ये भी हो सकती है 5-6 मीटर हो जाए ये वाली। लेकिन मैं बात कर रहा हूं इसकी ये वाली मोटाई कितनी होगी विंग की, ये अप्रोक्सीमेटली बताओ, 1 मीटर से ज्यादा तो नहीं होगी ना। हाँ सर। हाँ, अब आप ग्राउंड लेवल को भी लो, मान लो ग्राउंड लेवल यहाँ पर है, ग्राउंड लेवल से पॉइंट 2 की जो हाइट है या पूरे एयरप्लेन की हाइट है कितनी होती है, लगभग 10 किलोमीटर होती है। मीटर में करोगे कन्वर्ट तो 10,000 मीटर होती है। तो 10,000 के कंपैरिजन में क्या आधा मीटर को आप काउंट करोगे क्या, बताओ, कोई इंपॉर्टेंट है? और वो भी एयर है, इतने मीटर हवा में अगर प्रेशर में अंतर देखो रो जी एच करके, तो रो एयर का लोगे, हाइट में अंतर इतना है तो कोई प्रेशर में अंतर आएगा या पोटेंशियल एनर्जी में कोई अंतर आएगा, पहले ही बताओ, पोटेंशियल एनर्जी बात करो। नो सर। नहीं आएगा, वही तो बात है। तो पॉइंट नंबर 1 पर जो इस हाइट को अगर मैं h से करूं डिनोट, तो पोटेंशियल एनर्जी वाला टर्म लिखो, पोटेंशियल एनर्जी वाला टर्म रो जी एच दूसरे वाले पॉइंट पर भी उतना ही होगा जितना कि पहले वाले पॉइंट पर, ठीक है। बस अंतर ये है, इन दोनों को जब इक्वेट करोगे तो ये पॉइंट नंबर 2 के लिए लिख दो, तो ये वाला तो कट जाएगा क्योंकि ग्राउंड लेवल से हाइट दोनों पॉइंटों की लगभग
किलोमीटर है। फिर जो बचेगा उसमें P1 प्लस हाफ रो V1 स्क्वायर को लिखोगे P2, एक मिनट, हाँ, P2 प्लस हाफ रो V2 का स्क्वायर, ये तो करोगे। बताओ जरा। तो P2 की साइड में P1 को ले जाओ और V1 के साइड में V2 को ले जाओ और हाफ रो को कॉमन ले लो, यही तो आएगा ना। तो अब बताओ, ये तो हमें पता ही है कि वेलोसिटी V1 ज्यादा है V2 से, तो राइट हैंड साइड ये तो पॉजिटिव होगी ना। इस वजह से प्रेशर P2 ज्यादा हो जाएगा प्रेशर P1 से। ये बात समझ में आई? हाँ सर। तो यही वजह है कि एयरक्राफ्ट की विंग में नीचे से जो फोर्स लगता है, फोर्स निकालने के लिए क्या करो, नीचे से मान लो F2 फोर्स लगता है, तो एरिया ऑफ द विंग, बॉटम एरिया है ना, इनटू P2, और ऊपर से नीचे की तरफ जो फोर्स आएगा वो होगा एरिया इनटू P1। तो कौन सा फोर्स बड़ा होगा? F2। हाँ, F1 जो आएगा ऐसे करके, और नीचे से जो आएगा ये F2 बड़ा होगा। तो नेट फोर्स किधर लगेगा? ऊपर की तरफ। यही तो नेट फोर्स है जिसकी वजह से एयरप्लेन एयर में बना रहता है। यही फोर्स mg को बैलेंस करता है, इसलिए जहाज हवा में बना रहता है, गिरता नहीं है। समझे ना? हाँ सर। तो कोई सवाल न्यूमेरिकल प्रॉब्लम बन सकता है ऐसे करके कि अगर वेट mg है तो इसको F2 माइनस F1 एरिया को कॉमन लेके P2 माइनस P1 करके दिखा सकते हो। और P2 माइनस P1 खुद किसके बराबर है? हाफ इंटू रो और ब्रैकेट में V1 स्क्वायर V2 स्क्वायर। ये दोनों वेलोसिटी के ऊपर नीचे दी होगी। रो एयर का एरिया काफी ज्यादा होता है ना, एयरप्लेन के विंग का। तो ऐसे कुछ दिया होगा, कुछ पूछा जा सकता है, ठीक है। लेकिन क्वेश्चन जो नॉर्मली नीट में इस न्यूमेरिकल कम आता है और कंसेप्ट बेस्ड ज्यादा सवाल आता है। तो कंसेप्ट बेस्ड सवाल को करने के लिए मैं दोबारा से एक डायग्राम बना रहा हूं उसी क्रॉस सेक्शन का, कि मान लो दिस इज द क्रॉस सेक्शन लाइक दिस, ठीक है, और दूसरी तरफ क्रॉस सेक्शन ये है, और तीसरी तरफ क्रॉस सेक्शन ऐसा करके और ये ले लिया। कुछ इस तरह का बनाया। मैं अच्छा नहीं बन पा रहा है तो मैं इसको मिटा के ऐसे बनाता हूं कि मान लो ये तो मिडिल लाइन है, ऊपर कुछ क्रॉस सेक्शन ऐसे बनाया, है ना, इस तरह से, और नीचे वाला भी कुछ इसी तरह से बना दिया। ये सिमेट्रिक है, ठीक है ना। तो ये तीन सिचुएशन आपको दी हुई हैं। तीनों सिचुएशंस में विंड जो है किधर से आ रही है? लेफ्ट से। यहां पर भी, और यहां पर भी, और यहां पर भी। तो पूछा है कि तीनों ऑप्शंस में किसमें लिफ्ट फोर्स, मतलब ऊपर की तरफ फोर्स ज्यादा होगा, सबसे ज्यादा। और लास्ट ऑप्शन लिख दिया सेम इन ऑल। लिफ्ट फोर्स ऊपर की तरफ जिसको कहते हैं वो वाला मैक्सिमम किसमें होगा? ऑप्शन 1 वाले डायग्राम में, या ऑप्शन 2 वाले डायग्राम में, या ऑप्शन 3 वाले डायग्राम में? बोलो।
बताओ। अब तो आप शांत हो गए हैं, समझ में नहीं आया क्या? यही वाला तो क्रॉस सेक्शन था जब ऊपर वेलोसिटी ज्यादा हो गई थी, इसलिए नेट लिफ्ट फोर्स ऊपर की तरफ मिल रहा था, नेट फोर्स, है ना? Yes, sir. इसमें किधर, दूसरे वाले डायग्राम में लिफ्ट फोर्स या नेट फोर्स नीचे की किधर तरफ लगेगा? sir, नीचे की तरफ हाँ जी, तो लिफ्ट फोर्स इसमें नेगेटिव हो जाएगा और इसमें सर 0 हो जाएगा। जीरो हो जाएगा, क्योंकि ऊपर और नीचे इफेक्ट बराबर होगा। तो ऑप्शन कौन सा टिक करोगे? लिफ्ट फोर्स मैक्सिमम 1 में है ना? Yes, sir. हाँ जी। सेकंड में तो लिफ्ट फोर्स है ही नहीं, वो तो नीचे की तरफ और चलेगा। ऐसा सवाल इस पर भी आ सकता है, ठीक है। चलो, तो ये आई थिंक काफी हमने डिटेल में कर लिया है बर्नौली की इक्वेशन का एप्लीकेशन, ठीक है। बताओ, किसी तरह का कोई सवाल आपको और अलग से पूछना हो कंटिन्यूटी और बर्नौली की इक्वेशन को लेके, तो आई कैन डिस्कस दैट आल्सो। हम्म, नहीं तो मैं एक सवाल और करवाता हूं, करोगे? जस्ट वन मोर प्रॉब्लम, और इस क्वेश्चन में डायग्राम कुछ ऐसा है, इस तरीके से ऐसे डायग्राम बनाया, और उसके बाद में यहाँ पर इसको ज्वाइन कर दिया, इसको यहाँ पर ज्वाइन कर दिया, इसको यहाँ पे किया ज्वाइन, और इसको यहाँ पे ज्वाइन किया, और साथ ही साथ इसमें ये दिया हुआ है कि यहाँ पर जो क्रॉस सेक्शन है उतना ही है जितना कि यहाँ पर है, लेकिन क्रॉस सेक्शन यहाँ पर कम है। तो स्पीड यहाँ पर कुछ दी हुई है, स्पीड यहाँ पर कुछ दी हुई है। हॉरिजॉन्टल पोजीशन में वेलोसिटी इन दो क्रॉस सेक्शन पर है ना, 1 और 2 पर ये दी हुई है ऐसे करके, और इन्हीं दो क्रॉस सेक्शन पर प्रेशर है P1 और P2। हमने इस तरह का सवाल अभी किया था, वहां पर कुछ पोर्शन ट्यूब का ऊपर था, कुछ नीचे था, किया था ना यहाँ पे, याद आया? ये दो सवाल किए थे, और यही दो सवाल यहाँ पर, दो पॉइंट हम ले रहे हैं। तो पहले तो बताइए वेलोसिटी v1 v2 में क्या रिलेशन होगा, और प्रेशर P1 और P2 में क्या रिलेशन होगा, फर्स्ट पार्ट में। ऑप्शन V2 का में, वेलोसिटी ज्यादा, हाँ बताइए क्या? सर V2 ज्यादा होगा V1। V2 ज्यादा होगा सर। हाँ, यहाँ एक्चुअली क्या हो रहा है कि जो ग्राउंड लेवल को अगर यहाँ पे ले लो ऐसे करके ना, मिडिल में लेवल तो सेम है ना, तो लेवल अगर सेम है तो पोटेंशियल एनर्जी वाला टर्म सेम होगा, इसलिए प्रेशर वाला टर्म और काइनेटिक एनर्जी वाला टर्म केवल ये दो रह जाएंगे जिनमें अंतर आएगा। तो केवल इन दोनों की बात करें तो इनका सम होगा कांस्टेंट, क्योंकि रोज ये टर्म दोनों जगह कटेगा। तो आप देख सकते हो कि कंटिन्यूटी इक्वेशन के अकॉर्डिंग V1 कैसा होगा, ज्यादा या कम? कम हो कम जाएगा। होगा। बिल्कुल सही। कम होगा। और अगर V1 ज्यादा हो गया तो इस टर्म का सम कांस्टेंट होने के लिए P1 P2 में क्या हो जाएगा रिलेशन? सर P1 P1 ग्रेटर ज्यादा देन, होगा। हाँ, P1 P1 बड़ा बढ़ होगा। जाएगा। प्रेशर वहां ज्यादा होगा जहां स्पीड कम है, क्योंकि यहाँ पर स्पीड कम है तो प्रेशर यहाँ ज्यादा है। काइनेटिक एनर्जी हेड यहाँ कम है, प्रेशर हेड ज्यादा है, ठीक है। ये सवाल इस तरह से एक दो बार आया है जिसको लेके बच्चे कंफ्यूज हो गए थे, ठीक है। कि डायग्राम ये लिया और इस डायग्राम में क्या किया कि एक यहाँ पर एक नैरो ट्यूब एक छोटा सा होल बना के ऐसे बना दी, एक नैरो ट्यूब यहाँ पर यूं लगा दी,
और पूछ दिया कि इनमें से हाइट किसमें ज्यादा होगी किसमें कम होगी, या ऐसे दे सकते हैं सवाल को कि मान लो इस तरह का है, इसमें लेवल यहां पर आ गया लिक्विड का, इसमें लेवल यहां पर आ गया, तो दोनों में हाइट का अंतर ये है। ऐसे एक सवाल बन सकता, ऑप्शन दे सकते हैं। ये वाला सही होगा या इसका उल्टा ये सही होगा जिसमें कि लेवल ऑफ लिक्विड, ये दोबारा से बनाना पड़ेगा मुझे यहां पर, इसमें लेवल नीचे हो गया और इसमें लेवल ऊपर चला गया और दोनों का अंतर ऐसे है कुछ है। तो कौन सा डायग्राम इसमें सही होगा, ये पहला वाला या दूसरा वाला? पहला वाला, कौन सा? फर्स्ट? फर्स्ट वन। यस सर। हाँ फर्स्ट वन, क्योंकि प्रेशर अगर जहां कम हो गया तो वहां लिक्विड कम राइज करेगा और जहां प्रेशर ज्यादा तो वहां ज्यादा राइज करेगा। तो बिल्कुल सही, ध्यान रखना। इस पर यहां से करोगे, अगर पहले इसको देखो कंटिन्यूटी इक्वेशन से, उसके बाद इस पे आओ तो आप इसको भी समझ पाओगे। अदरवाइज हमारा कॉमन सेंस ऐसा कहता है कि यहाँ प्रेशर ज्यादा होना चाहिए इसलिए ये होगा, लेकिन होता ये है। ठीक है, यस सर। चलिए ठीक है। तो ये हो गया बर्नौली के इक्वेशन के एप्लीकेशंस, काफी हो गए। अब एंड में हम लोग विस्कस लिक्विड को लेके एक पॉइंट और करेंगे डिस्कस। ठीक है, यहां पर जो भी लिक्विड था वो कैसा था? आइडियल। आपको पता है बर्नौलीज इक्वेशन इज एप्लीकेबल फॉर आइडियल फ्लूइड्स। क्या होते हैं आइडियल फ्लूइड? जिनका कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी 0 है और जिसका डेंसिटी कैसा होता है? कांस्टेंट, इनकंप्रेसिबल होते हैं, वही तो होते हैं आइडियल फ्लूइड। बताओ जरा। यस सर। लेकिन अगर वो वाला केस आ जाए जिसमें डेंसिटी आई मीन ईटा नॉन जीरो है तो विस्कस लिक्विड होगा, और उस विस्कस लिक्विड के लिए एक नंबर होता है जिसको कहते हैं REY, रेनॉल्ड्स नंबर। कभी कभी एक आध सवाल इस पर बेस्ड आ जाता है। नाम होपफुली आपने सुना होगा। ये बताओ क्या होता है रेनॉल्ड्स नंबर? एक्चुअली किसी पाइप में लिक्विड अगर फ्लो हो रहा है तो वो फ्लो ऑफ लिक्विड कैसा है? लैमिनर है, आई मीन स्ट्रीमलाइंड है, या टर्बुलेंट है? दो टाइप का फ्लो होता ना, बताओ। डिड वी डिस्कस दैट? जल्दी बोलो। फ्लो टाइप सुना तो होगा। फ्लो टाइप की अगर हम बात करें तो दो तरह का फ्लो होता है, वन इज कॉल्ड लैमिनर, अदर इज कॉल्ड टर्बुलेंट। या एक को कहते हैं स्टेडी और दूसरा हो जाता है अन स्टेडी। स्टेडी का ही दूसरा नाम है लैमिनर फ्लो, और अनस्टेडी को ही दूसरा नाम है टर्बुलेंट। ठीक है ना? क्लियर? पता कैसे करेंगे कि यहां पर वेलोसिटी एटसेट्रा is no does not depend on remains constant with time, ऐसे कह लो। does not change with time। v किसी भी पॉइंट पर at any given point जो वेलोसिटी होता है वो टाइम पर टाइम के साथ चेंज नहीं होता है, तो स्टेडी। और टाइम के साथ किसी भी पॉइंट पर अगर वेलोसिटी बदलता रहता है, जैसे एक ट्यूब है ना, इस तरह से, और इसमें कोई पॉइंट ले लें, इस वाले पॉइंट पर
किसी टाइम पे वेलोसिटी इधर है इस डायरेक्शन में, कभी इधर हो गया कभी इधर हो गया, तो फ्लो कैसा होगा? टर्बुलेंट। लेकिन अगर वेलोसिटी हमेशा इस गिवन पॉइंट पर एक ही डायरेक्शन में रहे तो फ्लो होगा लैमिनर और स्टेडी। ये होता है फ्लो टाइप के बारे में। बताओ इतना पॉइंट क्लियर है तो आगे की बात करें फिर रेनॉल्ट नंबर के बारे में। Yes, sir. तो होता क्या है, रेनॉल्ट ने पहले बताया था कि कोई विस्कस फ्लूइड, विस्कस लिक्विड अगर मूव कर रहा है किसी पाइप में, तो ये इसमें फ्लो लैमिनर होगा या टर्बुलेंट होगा, प्योरली एक नंबर की हेल्प से उन्होंने बताया था। और वो नंबर ऐसे लिखा जाता है, आर ई से करते हैं डिनोट, और ये आता है रो वी डी अपॉन में ईटा। ध्यान रखिए रेनॉल्ड्स ने एक रियल लिक्विड के लिए, रियल फ्लूइड के लिए बताया था ये रो वी डी। रो क्या है? डेंसिटी, वी स्पीड, और डी इज डायमीटर ऑफ द पाइप। बोलो क्लियर है? Yes, sir. तो उन्होंने ये बताया था कि अगर आर ई की वैल्यू 2000 से कम है तो फ्लो रहता है कैसा? लैमिनर। ठीक है। और यही आर ई की वैल्यू अगर ज्यादा हो जाए, 3000 से भी ज्यादा हो जाए, तो ये फ्लो हो जाता है टर्बुलेंट। तो मिनिमम वैल्यू मतलब यहां से मतलब आर ई की किस वैल्यू तक ये रहेगा, इनमें इक्वलिटी का साइन भी लगा सकते हो, यहां पर भी लगा सकते हो। ठीक है ना? तो हम यहां से मैक्सिमम स्पीड भी निकाल सकते हैं। v की वैल्यू को लिखो, कैसे लिखोगे? v की वैल्यू को आप लिखना आर ई मल्टीप्लाइड बाई ईटा अपॉन में रो इंटू डी। ऐसे लिख लोगे नहीं लिख लोगे? जल्दी बताओ। Yes, sir. तो यहाँ पर लैमिनर रहने के लिए आर ई की वैल्यू मैक्सिमम कितनी ले सकते हो? 2000। और उसके करस्पॉन्डिंग जो वैल्यू आएगी स्पीड की, ईटा रो और डी को यूज करके वो ऐसे निकलेगी। तो इस वैल्यू को कहते हैं मैक्सिमम वेलोसिटी, जिस पर फ्लो कैसा होता है? स्टेडी या लैमिनर। तो इसको कहते हैं क्रिटिकल वेलोसिटी। मैक्सिमम वेलोसिटी जहां तक फ्लो रहता है लैमिनर, वो यहीं से निकलता है, और ये होता है रेनॉल्ड्स नंबर। तो रेनॉल्ड ने क्या क्या बताया था, एक बार फिर बताऊं कि अगर ये वैल्यू 2000 से कम है तो लैमिनर, 3000 से ज्यादा है तो टर्बुलेंट। कोई सवाल हो तो पूछ लो, बोलो। No, sir. क्यों, कोई माइंड में सवाल ही नहीं आता? अब यहाँ 2000 से 3000 अब चले गए, बीच का वैल्यू कहाँ गया? बोलो। आपको ये तो पूछना चाहिए कि 2000 से ज्यादा और 3000 से कम अगर वैल्यू है आर ई की तो क्या होगा? वो तो पूछा ही नहीं आपने। बोलो। तो फ्लो होता है अनस्टेबल, मतलब कभी तो लैमिनर दिख सकता है, कभी टर्बुलेंट, है ना? पक्का नहीं कह सकते हो कि लैमिनर होगा टर्बुलेंट, बट इस वैल्यू तक पक्का लैमिनर है और इस वैल्यू तक पक्का टर्बुलेंट है। ठीक है? हेलो, बताया नहीं? और लास्ट में एक पॉइंट और बता दूं, ये रेनॉल्ड्स नंबर आया कहां से है? तो एक्चुअली क्या करते हैं, इनर्शियल फोर्सेस पर यूनिट एरिया एफआई और विस्कस फोर्सेस पर यूनिट एरिया, विस्कस फोर्स को काय से करना डिनोट? विस्कस फोर्स एफवी पर यूनिट एरिया। इनका जो रेशियो निकालते हैं तो एक डायमेंशनलेस नंबर मिलता है, उसी का नाम होता है रेनॉल्ड्स नंबर। कैसे निकलता है ये हमारे सिलेबस में नहीं है, जस्ट पता होना चाहिए कि इनर्शियल फोर्स और विस्कस फोर्स का रेशियो ही
रेनॉल्ड्स नंबर होता है, जिसको ऐसे लिखते हैं। ये पॉइंट और बाकी था इसमें, ठीक है। बताओ अब आप कुछ, मैं नया टॉपिक अब शुरू नहीं करूंगा। अगर आपको कुछ पूछना है, किसी को कोई क्वेश्चन पूछना है, कोई डाउट पूछना है जो डिस्कस कर रहे थे उसी पर बेस्ड या और कुछ, तो आप पूछ सकते हो, ठीक है। सर हाँ बोलो। सर अगर वो एक्सेलरेशन ऑफ लिक्विड अगर